अब जो है ना जी, अब हम ये कंप्लीट ये मैन्युफैक्चरिंग का जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग की ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। इस ट्रायल बैलेंस को देख के जो है ना, ट्रायल बैलेंस को देख के हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह दी हुई है, तो कोई डेबिट क्रेडिट भी नहीं दिया हुआ आपको, ठीक है। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये यहाँ पे भी दी हुई है आपको, यहाँ पे भी दी हुई है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये आपके पास सारे के सारे डेबिट हैं और ये सारे के सारे क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका बराबर होने का मतलब उसके साथ साथ आपको क्या दी हुई है, आपको ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी है वो क्या है, आपको एडजस्टमेंट दी हुई है सारी की सारी। अच्छा, इन्वेंट्री आपको याद रखिएगा, इन्वेंट्री जो दी हुई होती है ना, वो आपको नीचे दी हुई होती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि आपके पास आपके डेटा सारा गिवन है, एडजस्टमेंट दी हुई है। अब इसमें से हम जो है पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे और फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट एक साथ भी बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन इसको अलग अलग ही बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे बेहतर सब ये होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग बनाएं और इनकम स्टेटमेंट अलग बना लें। ठीक, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है, ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 4000, ठीक है ना। ये मैं रिपीट आपको, अब ये देखें डेटा कितना ज्यादा दिया हुआ है इसके अंदर। अब मैंने आपको बताया था पहले, फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि आपको आपको तीन चीजें जो है ना वो आपको इसके अंदर लिखनी होती हैं। फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं क्या होता है। सबसे पहले आपके पास जो है ये डायरेक्ट मटेरियल होता है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर होगा, फिर आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड होगा, बल्कि उससे पहले अगर आपके पास रॉयल्टीज वगैरह है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये होता है, तो हम ये करते जाएंगे और उस पर टिक लगाते चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल से दी हुई है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आपके पास ये मोटर रिपेयर दिया हुआ है सबसे पहले, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको देखना है, आपको सबसे पहले निकालना है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है सर। डायरेक्ट मटेरियल के लिए आपने क्या किया, और आपको मैंने बताया कि डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स, अभी मैंने आपको बताया था सारा, क्या दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को। ये जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो हम एक एक चीज कैलकुलेट करते जाएंगे और उसको हम ठीक है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपके पास ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन आपको पूरा तलाश करना पड़ेगा ओपनिंग इन्वेंटरी है का, ठीक है। जनरली क्या होता है, आपके डेटा दिया हुआ है, अगर ट्रायल बैलेंस गिवन, जैसे ट्रायल बैलेंस है ना, तो आपके पास जो है वो ओपनिंग इन्वेंटरी आपको यहाँ मिलेगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, और सारी क्लोजिंग इन्वेंटरी आपको यहाँ मिलेगी। ये ध्यान में रखिएगा, सारी क्लोजिंग इन्वेंटरी आपको यहाँ मिलेगी, एंड ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग इन्वेंटरी आपका ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता, जैसे पहले नहीं होता था। अब इसके अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा, इसके अंदर तो रॉ मटेरियल किधर है। तो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल आपने ढूंढा, ये देखिए मेरा ओपनिंग इन्वेंटरी मिल गई आपको, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंटरी आपका पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 4000, ये आपको यहाँ मिल गई 4000, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी मिल गया। ये तो इन्वेंटरी है, देखिए यहाँ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढना पड़ेगा आपको, कहाँ गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, 24,600, ठीक है। तो इसका मतलब 24,600 आपने ऐड कर लिया यहाँ, ठीक है जी, ठीक है ना। और आप क्लोजिंग इन्वेंटरी कहाँ मिलेगी आपको, क्लोजिंग इन्वेंटरी आपको यहाँ मिलेगी, एडिशन इन्फॉर्मेशन है। तो हम मिलेगी क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है 3,500, तो 3,500 आपने यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। और इसको माइनस करने के लिए आपको मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और प्लस करते हुए कोई साइन नहीं होता। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ये इस तरह निकाल लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में काट भी सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, यहाँ से आप इसको काट दें, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्योंकि अलग अलग, अगर एक साथ बना रहे हैं तो फिर आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि हम अलग बना रहे हैं इसलिए हमें जरूरत नहीं है इसकी। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 अगस्त 2019, ठीक है। ये आपने, ये आ गया। उसके बाद क्या किया आपने, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया,
इसका रॉ मटेरियल कंज्यूम होने का मतलब हुआ कि आपने एक काम कर लिया ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको डायरेक्ट आपको जो है ना मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आपको यहाँ पे कितनी है कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कहाँ पर है देखनी पड़ेगी। ऑफिस सैलरी नहीं आती यहाँ पे, ठीक है। आपके पास यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वेज लिखी हुई है, आपके मैन्युफैक्चरिंग वेज लिखी हुई है तो इसका मतलब है ये आपकी डायरेक्ट ही है, याद रखिएगा। अगर आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं दी हुई तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ बात 12,000 लिखा हुआ है, लेकिन अब 12,000 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वेरियस ड्यू, ठीक है ना, अनपेड, ये अनपेड है। कितना अनपेड है? ये आपका 230 अनपेड है, तो इसका मतलब ये है, आपको पता है कि जब अनपेड होता है तो इसको हम प्लस कर देते हैं, और प्रीपेड होता है तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको हमने प्रीपेड हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद यहाँ लिख दिया, इसको ऐड कर लिया तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई। इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था, ठीक है। तो हमने ये भी कर लिया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, और ये हमारे पास था नहीं, ठीक है। ये आपके पास नहीं था तो आपने इसको छोड़ दिया। अब आपके पास जो तीसरी चीज आएगी वो आएगी फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड में आपका जो है वो आपके पास ये सारी चीजें आती हैं, जैसे आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी किसकी यहाँ पे दिखी होगी, इलेक्ट्रिसिटी किसकी दी हुई है, यहाँ पे देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है। मोटर, अच्छा मोटर व्हीकल रिपेयर भी दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की और ऑफिस की। हम फैक्ट्री वाली लेंगे, देखिए 1980, ठीक है। फैक्ट्री वाली आपके यहाँ पर आ गया 1980, देखिए 1980 आ गए, ठीक है ना। सन्ड्री एक्सपेंसेस किसके हैं? देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं यहाँ के, कहाँ चले गए सन्ड्री एक्सपेंस? सन्ड्री एक्सपेंस आपको मिलेंगे, रेंट हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ है, देखना। देखिए इसमें ये होता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, देखनी पड़ती है किधर है। आप ये देखिए सन्ड्री एक्सपेंस फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री का नहीं होता तो फिर हम इसको नहीं लेते, फैक्ट्री की वजह से 4580 हमने लिए, ठीक है। तो 4580 हमने यहाँ पे ले ली, और इलेक्ट्रिसिटी हमने फैक्ट्री की थी वो हमने ले ली। रेंट हमारा किसके लिए, हमने रेंट हमने यहाँ पे ये देखें रेंट भी यहाँ पे दिया, ये रेंट दिया हुआ है, रेंट फैक्ट्री का रेंट लेंगे हम, ठीक है। फैक्ट्री का रेंट कितना था? 1300। अच्छा इसकी एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट तो नहीं है यहाँ पे, रेंट की अगर एडजस्टमेंट है तो हम यहाँ पर लेंगे, अगर नहीं हो तो डायरेक्ट हम इसको एज ए 300 लिख दिया। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 2000, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये मोटर व्हीकल रिपेयर जो है ना यहाँ पे हमने नहीं लिया, क्योंकि मोटर व्हीकल जो है ये आपकी फैक्ट्री की नहीं है, यहाँ पे ये फैक्ट्री के बाहर की है, इसलिए आपने इसको यहाँ नहीं लिया, ठीक है। क्लियर है? तो आपने ये आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर पहले आपने जो है ना ये सबसे पहले आपने यहाँ पे लिया कि इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की, इलेक्ट्रिसिटी सन्ड्री एक्सपेंस फैक्ट्री के, रेंट फैक्ट्री का, और डेप्रिसिएशन मशीनरी, मशीनरी है। मशीनरी जब है इसका मतलब अगर इसमें यहाँ पे लिखा होगा इन्होंने कि मशीनरी कौन सी, अगर नहीं, मैं अगर कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि मशीनरी जो है वो आपकी उसकी होगी, फैक्ट्री की होगी, याद रखिएगा। मशीनरी आपके पास ये दी हुई है, मशीनरी आप, लेकिन मशीन याद रखिएगा, हम यहाँ मशीनरी लिखते हैं, मशीनरी का डेप्रिसिएशन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, और ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट का नहीं आता, प्रेमिसेस का भी नहीं आएगा, किसका आएगा? मशीनरी का आएगा। तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन हमने लिखा 2000, तो मशीन का 2000 यहाँ पर आ गया, सबको ऐड किया, यहाँ लिख दिया, और लिखने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लिखने के बाद क्या किया, हाँ ये मेरा ख्याल है, ठीक है। लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, ऐड करने के बाद जो हमारे पास जो अमाउंट आया वो क्या आया, वो अमाउंट आया आपका, इसको कुछ नाम नहीं देते इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा अगला जो काम होता है वो ये होता है कि हम तो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग का ऐड कर लें, या कि पहले भी आपको बताया था, ये आपके यहाँ पे गिवन है वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, आपको वर्क इन प्रोग्रेस 3670 ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई यहाँ पे 1200, ठीक है। तो ये आपने ओपनिंग ऐड कर ली, क्लोजिंग माइनस की, तो आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीट आ गए, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये आपने टिक लगा दी, यहाँ पे भी आपके ये रफ में लिख करेंगे आप सारा काम, ठीक है ना, फेयर नहीं करना, वो रफ करना है।
ताकि कोई मिस ना हो जाए, और इसी सीक्वेंस से होगा। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कैसे हो, जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट होगा। फिर डायरेक्ट मटेरियल लेबर की कॉस्ट डायरेक्ट मिल जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर रॉयल्टीज वगैरह है तो वो आ जाएगी, नहीं है तो नहीं आएगी। एडजस्टमेंट को आपको माशाल्लाह पता है सारा। अगर आपको प्रीपेड होगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर वो ड्यू अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। इफेक्टिव जब हो गया, इसका मतलब ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इनकम इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। इनकम स्टेटमेंट में सेल जैसे दी हुई है आपको वो लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे हम पहले कैलकुलेट करते हैं वैसे ही होगा। सिर्फ एक जो डिफरेंट चीज होती है, वो होती है आपकी जो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो इधर आती है। ये ध्यान में रखिएगा आप। ओपनिंग इन्वेंटरी आपको फिनिश, अच्छा यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स आती है खाली। इसमें ना रॉ मटेरियल आता है और ना वर्क इन प्रोसेस आता है। इनकम स्टेटमेंट सेल आ गई, उसके बाद ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स ऐड, अच्छा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीट जो यहाँ पर आपने लिखे हुआ फाइनल फिगर इधर आ जाएगी। एक और एडिशनल बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास फिनिश गुड्स परचेज लिखी है, फिनिश गुड्स परचेज, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। उसके बाद अगली चीज क्या होती है, अगली चीज होती है आपके फिनिश गुड्स एंडिंग। ठीक है, फिनिश गुड्स एंडिंग को आप माइनस कर देंगे, और फिनिश गुड्स एंडिंग कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे। फिनिश गुड एंडिंग आपको 230 दी हुई है, सॉरी फिनिश गुड एंडिंग आपको दी हुई 2300। ठीक है, ये आपको फिनिश गुड दी हुई है एंडिंग। ठीक है, और ओपनिंग आपको कितनी दी हुई है, 16,000। तो 16,000 आपने यहाँ पे ऐड कर ली, और आपने 16,000 यहाँ पे आपने कर दिया, यहाँ पे 2,300 आपने इसको माइनस कर दिया। तो जो आंसर आया वो आपका ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुआ। ठीक है ना, ये इसमें फिर इन्होंने साइन नहीं लगाया, आपको बेसिकली इसको माइनस करना है। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जैसा पहले आप करते वैसे ही होगा। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, ये वाला अमाउंट ये इधर आता है, क्योंकि यहाँ परचेज नहीं कर रहे हैं बल्कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे ऐड होती है। ठीक है जी, ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम यहाँ तक करने का, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वो सारे एक्सपेंसेस जो आपके, याद रखिएगा कोई भी फैक्ट्री का खर्चा जो यहाँ पे नहीं आएगा, फैक्ट्री का खर्चा यहाँ पे नहीं आएगा। किसका खर्चा आएगा, यहाँ पे हर वो खर्चा आएगा जो कि आपका जो ऑफिस का है उसका है। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ पे देखें इलेक्ट्रिसिटी किसकी दी हुई है, यहाँ पे 1500 इलेक्ट्रिसिटी आपने जो दी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप लेंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद ये ऑफिस की है 1500। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की आपने यहाँ पे 1500 लिखे हुए नजर आ गए। ठीक है, ये 1500 आ गई। ठीक है, रेंट आपका जो 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 ऑफिस का है, देखिए यहाँ पे रेंट भी दिखा दूँ आपको, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। रेंट आपको ये रहा, रेंट ऑफिस का 2500 आपका रेंट आ गया। ठीक है, 2500 आपका रेंट भी आ गया। 2500 रेंट आ गया। ठीक है, 2500 रेंट आने के बाद आपने क्या किया, कहाँ चला गया, हाँ 2000 रेंट आ गया। अच्छा रॉयल, ये ऑफिस सैलरी थी, उसमें ये आपका आपका ड्यू था तो आपने उसको ऐड कर लिया। ठीक है ना, ये भी आपके पास डेप्रिसिएशन आपने ये इसका निकाले 1000 2000 क्यों लिखा आपने, बताता हूँ आपको यहाँ पे। क्योंकि आपके पास यहाँ पर लिखा था मैंने, ये डेप्रिसिएशन मशीनरी का 2000 था, ऑफिस इक्विपमेंट एंड प्रेमिसेस, ऑफिस इक्विपमेंट एंड प्रेमिसेस का आपने 2000 1000, ये आपका प्रेमिसेस भी किसकी है, ये आपका उसके अंदर आ गया। ठीक है, तो प्रेमिसेस का, और आपने वहां से वो उसको यहाँ पर आपने लिख दिया, कितना लिखा, वो आपके पास, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा, 1000 और 2000 आ गया। ठीक है, और उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपने लिखे, ये मोटर वैन रिपेयर आ गया। ठीक है, ये मोटर वैन आपकी फैक्ट्री के बाहर होती है, इसलिए से आप वहां पे नहीं ले, यहाँ पे लिया आपने। कमीशन भी आपका अगर है तो भी एक्सपेंस ये इधर आ जाएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट अलाउड है, इंटरेस्ट कोई होगा तो भी इधर आ जाएगा। ठीक है ना, जितनी डिटेल की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो आपकी ये ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अगर आप चाहें तो अलग कर लें, ये प्रॉपर तरीका है। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, जो आपके ऑफिस वगैरह की, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सारे सेलिंग वाले आते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस जो होते हैं, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट आ सकता है, और डिस्काउंट अलाउड इधर आ जाता है। इन सबको आपने ऐड किया, यहाँ लिखा, और इसको क्या किया, इसको यहाँ से इसको माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो क्या आएगी आपके, वो कहलाएगी नेट लॉस या प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि आपके पास 66,640 आपके पास प्रॉफिट था, और आपके पास एक्सपेंस उससे ज्यादा थे, तो आपको ये लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ तक मेरा ख्याल का मसला होना नहीं चाहिए आपको। ये यहाँ लाइन लगाते हैं, लाइन लगाना भूल गए शायद। टोटल करते हैं फिर ये फिगर यहाँ आ जाती है, माइनस करते हैं तो ये आपके पास, क्योंकि आपके पास 6640 का प्रॉफिट था और एक्सपेंसेस आपके उससे बहुत ज्यादा थे, तो 19,530 का लॉस हो गया।
ठीक है जी, क्लियर हो गए यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट वैसी में जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं। बैलेंस शीट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर वो चीज जो कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो या आपके पास जो है ना वो उसकी हो, ऑफिस की हो, सब इधर आएगी। जैसे प्रेमिसेस है, या आपने इतना इतना डेप्रिसिएशन माइनस किया इधर आ गया, मशीनरी यहाँ पे लिखा है तो माइनस किया इधर आ गया, ऑफिस इक्विपमेंट इधर आ गया, हर चीज आ गई। यहाँ पे डबल लाइन का मतलब ये है कि ये फर्दर ऐड नहीं होगा। ठीक है, इधर भी डबल लाइन का मतलब फर्दर ऐड नहीं होगा, टोटल यहाँ आ गया। उसके बाद करंट एसेट जो पहले करते हैं, अच्छा इसमें देखना ही पड़ेगा, इन्वेंट्री आप पहले लिखती थी एक खाली, कौन सी खाली इन्वेंट्री लिखते थे, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, और इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ये थोड़ा सा हटा के लिखें, इंडेंट करके लिखें ज्यादा अच्छे से, ये रॉ मटेरियल ना, तो थोड़ा सा हटा लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये तीनों क्या, ये टोटल इन्वेंट्री आ गई। ठीक है, सारी इन्वेंट्री है। फिर ट्रेड रिसीवेबल है, अगर आपके पास अलाउंस ऑफ बैड डेट है तो यहाँ से माइनस होगा, जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी जो बैलेंस शीट है इसमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ एडिशनल चीज क्या आती है, सिर्फ एक ये है कि आपके पास ये इन्वेंट्री एक के बजाय 3 हो जाती है, बाकी सारा वैसे ही जैसे पहले करते थे। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इज inventory instead of one you would be having 3 inventory. Remember, you have to write what are the balance at the end of the year. ठीक है, बिगिनिंग वाली कोई चीज नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, सारी एंडिंग इन्वेंटरी लिखनी है। उसके बाद आप कैपिटल एंड लायबिलिटीज लिखा आपने, उसमें आपके जो है ना आपके पास जितना जो जो कैपिटल इतना था आपके पास, क्योंकि लॉस था, इस वजह से आपने क्या किया, लॉस लॉस आपका लॉस यहाँ से माइनस होता है, ये तो पता है आपको ना। ठीक है, यहाँ पे लॉस माइनस होगा, कैपिटल लॉस माइनस होगा, तो ये आ गया, ड्राइंग जो है ना वो तो माइनस होती ही है। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला, ये आपके पास फिगर आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने ये तो पता ही है आपको कि भाई आपके पास ये वाला, ये जब आपके पास ठीक है, आपके पास अब क्या हुआ, अब आपके पास ये आपके पास अमाउंट आ गया कैपिटल का। ठीक है, नहीं कैपिटल है, और लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स जो हैं, अदर पेबल जो है जो कि आपका आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, जो अदर पेबल आपका 4500 और 250 जो गया, वहां पे आपने सारे के सारे ऐड किए, तो वो तमाम पेबल इधर आ जाएंगे, रोल करेंगे ये आ जाएगा। याद रखें, इससे होगा क्या, आपका पास ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपका सारा का सारा जो बैलेंस शीट है वो भी कंप्लीट है। ठीक है बेटा, कोई मसला हो तो बताइए, यहाँ तक मेरा ख्याल आपके समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है।